अस्सलाम वालेकुम, आई एम सत्येन अली, लेक्चरर बॉटनी इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब जो इनहेरिटेंस है, विरासत, इस पर डिटेल में बात होना शुरू हुई 18वीं सदी में और 19वीं सदी में दो बड़े नाम सामने आए, चार्ल्स डार्विन और ग्रीगर मेंडल। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ल्स डार्विन की। वैसे तो चार्ल्स डार्विन शोहरत रखता है एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन चार्ल्स डार्विन ने एक कॉन्सेप्ट पेश किया था, दैट कॉन्सेप्ट वाज पैनजेनेसिस। पैनजेनेसिस का कॉन्सेप्ट यह था कि जब कैरेक्टर्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं तो कुछ इस अंदाज में जाते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के तमाम सेल्स ऑर्गेनिक पार्टिकल्स ओमिट करते हैं, रिलीज करते हैं। वो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स गुनेड्स में जाके जमा होते हैं और वहां से ऐसे गेमीट बन के निकलते हैं जिसमें बॉडी के तमाम सेल्स की इंफॉर्मेशन होती है। यह कॉन्सेप्ट कहलाता है पैनजेनेसिस और इसकी बुनियाद पर ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट उस जमाने में फेमस था। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस ये होती है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी कैरेक्टर होगा उसमें एक पेरेंट और दूसरा पेरेंट दोनों तरफ से आने वाले ऑर्गेनिक पार्टिकल्स मिलकर पार्टिसिपेट करेंगे और एक नॉवल कैरेक्टर बना देंगे। लेकिन फिर इस पर एतराजात भी हुए। इस पर एतराज ये हुए कि एक कैरेक्टर जो है वो नेचुरल सिलेक्शन में सही चल रहा है, लेकिन ब्लेंडिंग के नतीजे में एक नया कैरेक्टर सामने आ गया तो वो तो नेचुरल सिलेक्शन की हो सकता है मार ही ना झेल सके, या फिर वो नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस से उस लिहाज से गुजर ही ना सके। तो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस जो था, कुछ लोग इसको मान रहे थे, उसके बावजूद इस पर एतराजात चल रहे थे। तो उस जमाने में मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए 1854 से लेकर 1865 तक। ये 11 साल एक्सपेरिमेंट्स हुए और मटर पर होने वाले इन एक्सपेरिमेंट्स में दो मशहूर तरीन तजर्बात थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस। उनमें से मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऐसा क्रॉस था जिसने ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को डिफाई किया और उसको गलत साबित किया। तो हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि मेंडल के पहले लॉ को कैसे बयान करते हैं और फिर उसको कैसे साबित करते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है? एवरी ऑर्गेनिज्म इनहेरिट्स टू एलील्स। हर ऑर्गेनिज्म के पास दो एलील्स हैं फॉर ईच ट्रेट, हर कैरेक्टर के लिए। उसके पास वो दो एलील्स क्यों हैं? क्योंकि उसके दो पेरेंट्स हैं तो हर कैरेक्टर से उसे एक एलील मिली है और वो दोनों मिलकर उसके अंदर एक ट्रेट बना रही हैं। यह है उस इंसान की या उस किसी भी ऑर्गेनिज्म की असलियत या हकीकत। इसकी बुनियाद पर होगा क्या कि वो जानवर जब भी गैमीट बनाने लगेगा तो वो दोनों एलील्स एक दूसरे से अलग होंगी और हर गैमीट को एक एलील मिल जाएगी और दोनों नहीं मिलेंगी। द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट each gamete receives only one allele and not both during the process of meiosis. meiosis के दौरान जब गैमीट फॉर्मेशन होगी तो हर गैमीट को एक एलील मिलेगी, दोनों नहीं मिलेंगी। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब इसमें पहला मरहला क्या हुआ कि हर ऑर्गेनिज्म के पास, हर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के पास हर जीन की दो एलील्स हैं। दूसरा मरहला, वो दोनों एलील्स एक दूसरे से आजादाना तौर पर अलग हो जाती हैं और किसी गैमीट को एक एलील मिल जाती है, किसी गैमीट को दूसरी एलील मिल जाती है। और तीसरी बात यह है कि जब वो एलील्स आगे जाके मिलेंगी या वो एक दूसरे से पहले अलग जो होंगी, उनकी सेग्रीगेशन होगी, वो रैंडम होगी। ये कभी तय नहीं होगा कि डोमिनेंट एलील ने फलां गैमीट में जाना है और रिसेसिव एलील ने फलां गैमीट में जाना है। इस तरह की कोई बात नहीं होगी। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम एक और तरीके से बयान कर सकते हैं, वो ये है कि टू कॉपीज ऑफ ईच जेनेटिक फैक्टर, यानी कि अब यहां पे जीन की बात नहीं कर रहे, माजी के हिसाब से बात कर रहे हैं जब जीन का कॉन्सेप्ट नहीं था। टू कॉपीज ऑफ ईच फैक्टर सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन सो दैट ईच ऑफस्प्रिंग रिसीव्स वन फैक्टर फ्रॉम ईच पेरेंट। किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास एक कैरेक्टर के दो फैक्टर होते हैं या एक जीन की दो एलील्स होती हैं। गैमीट फॉर्मेशन के वक्त वो एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। तो एक गैमीट ने एक ऑर्गेनिज्म में जाना है, दूसरे गैमीट ने दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाना है, तो उससे ये होगा कि जो इनकी आप कह सकते हैं सेग्रीगेशन है वो अलग अलग हो जाएगी। इसको कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, क्योंकि एक गैमीट को एक ही एलील मिल रही है, दोनों नहीं मिल रही। अब हम मेंडल का पर्सपेक्टिव देखते हैं। मेंडल ने इसके लिए जो क्रॉस किए वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस थे और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में तीन जनरेशंस, पी जनरेशन, F1 और F2। पी जनरेशन जिसे हम पेरेंटल जनरेशन कहते हैं, F1 जिसे फर्स्ट डॉटर जनरेशन या फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहते हैं, F2 जिसे सेकंड डॉटर जनरेशन या सेकंड फीलियल जनरेशन कहते हैं। P1 जनरेशन के जो ऑर्गेनिज्म है ये ट्रू ब्रीडिंग है, यानी कि इनके अंदर कोई मिलावट नहीं है। तो टॉल के पास दोनों एलील्स टॉल की हैं,
शॉर्ट के पास दोनों एलील्स शॉर्ट की हैं, इनके क्रॉस से जो पहला हाइब्रिड बनता है वो F1 जनरेशन में आ जाता है, और जब हम एक हाइब्रिड का क्रॉस दूसरे हाइब्रिड से करवाते हैं तो हमारे पास F2 जनरेशन आती है। F2 जनरेशन कैसी होगी ये आगे चल के हम देखेंगे। तो मेंडल के तजर्बात में क्या था कि पेरेंटल जनरेशन, फर्स्ट फीलियर जनरेशन और सेकंड फीलियर जनरेशन। अब यहां पर हम एग्जांपल्स देखते हैं। जिस तरह के पहले एग्जांपल है हमारे पास प्लांट की हाइट की, तो इसको आप कुछ इस तरीके से समझेंगे कि ये है हमारे पास पेरेंट जनरेशन। ये अब आप इसको लिखने का तरीका सीख लें एक ही बार में, इसमें आप फिर मिस्टेक नहीं करेंगे। सबसे पहले तो आपने फिनोटाइप लिखनी है अल्फाज में कि ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट, ट्रू ब्रीडिंग शॉर्ट प्लांट। ये जो आप वर्डिंग लिख रहे हो ये आप असल में उसकी फिनोटाइप लिख रहे हो। फिर उसके साथ जब आप कैपिटल टी और स्मॉल टी लिखेंगे तो ये हो जाएगी उसकी जीनोटाइप। तो ये आपके पास हो गया टॉल, उसका क्रॉस आप करवा रहे हो शॉर्ट के साथ, टॉल हो गया कैपिटल टी, शॉर्ट हो गया स्मॉल टी। तो इस तरीके से आप इसे लिखेंगे। तो ये फिनोटाइप और जीनोटाइप। अब आपने हर ऑर्गेनिज्म के क्रॉस से पहले उसके गमीट लिखने हैं। ये कैपिटल टी की आगे सेग्रीगेशन क्या होगी कि आधों के पास ये जाएगा, आधों के पास ये जाएगा, तो जितने भी गमीट बनेंगे वो 2 हो, 4 हो, 400 हो, 4000 हो, 4 लाख गमीट भी हो, तो सारे के सारे कैपिटल टी रखते होंगे, और इसके जितने भी गमीट होंगे वो स्मॉल टी रखते होंगे। तो इधर के सारे कैपिटल टी वाले हैं, इधर के सारे स्मॉल टी वाले हैं, तो इधर का कोई गमीट इधर के किसी गमीट को जब फर्टिलाइज करेगा तो आपके पास जो अगली जनरेशन बनेगी वो होगी कैपिटल टी स्मॉल टी। ये है उसकी जीनोटाइप। टॉल होना उसकी फिनोटाइप, और आप लिखेंगे हेट्रोजाइगस टॉल होना, ये उसकी मुकम्मल डिटेल हो जाएगी। इसने जब आगे गमीट बनाने हैं तो 2 तरह के बनाने हैं, आधे कैपिटल टी की टाइप के और आधे स्मॉल टी। तो अगर मैं इसका सेल्फ क्रॉस करवा दूं तो एक साइड पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी लिखेंगे, दूसरी साइड पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी लिखेंगे। ये देखें हम इसका सेल्फ क्रॉस करवा रहे हैं। एक ये बल्कि यहां पर थोड़ा सा इन्होंने इसको डिफरेंट किया हुआ है, यहां पे कैपिटल टी लिखना चाह रहे हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी एक तरफ लिखना है हमने, और दूसरी तरफ स्मॉल टी एक तरफ कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरी तरफ भी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये कुछ इस तरीके से यहां पर लिखा हुआ होगा। अच्छा, जब हम इसका पुनेट स्क्वायर बनाएंगे तो कैपिटल टी टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी शॉर्ट, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, और स्मॉल टी ड्वार्फ। तो टॉल और ये शॉर्ट, शायद यहां पे मैंने शॉर्ट बोल दिया था, ये भी टॉल है। तो 3 टॉल आ रहे हैं और 1 शॉर्ट आ रहा है, तो ये 3:1 जो आ रही है F2 जनरेशन में, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में F2 की आउटकम है। इसमें से एमसीक्यू क्या बनता है? एमसीक्यू ये बनता है कि P1 का क्रॉस अगर आप करवाएं तो F1 जनरेशन कैसी होगी? सारी सेम होगी। और F2 जनरेशन कैसी होगी? फिनोटाइप के एतबार से 3 टॉल 1 शॉर्ट, तो फिनोटिपिकल रेशियो क्या आ रही है? 3:1। और जीनोटाइप वाइज आएंगे 1:2:1। 1:1 की जो रेशियो है वो जीनोटाइप रेशियो है F2 की लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर। ये एग्जांपल है टॉल और शॉर्ट के एतबार से। मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस ज्यादातर कैरेक्टर्स के लिए किया था। तो अगर पर्पल और व्हाइट के लिए हम ये क्रॉस करें तो पर्पल का व्हाइट के साथ जब हम क्रॉस करवाते हैं तो होगा यूं कि ये ट्रू ब्रीडिंग पर्पल है यानी कि फिनोटाइप, ये ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट है, ये इसकी फिनोटाइप है। जीनोटाइप के लिए लिखेंगे कैपिटल पी, स्मॉल पी, ये इन दोनों की जीनोटाइप्स हैं। जब हम इनका क्रॉस करवाएंगे तो इसके गमीट जितने भी बनेंगे कैपिटल पी टाइप के बनेंगे, और इसके गमीट जितने भी बनेंगे स्मॉल पी टाइप के बनेंगे। इनका क्रॉस जब इसके साथ होगा तो कैपिटल पी स्मॉल पी, ये आपके पास सारे हेट्रोजाइगस पर्पल आएंगे, सबकी फिनोटाइप पर्पल, सबकी जीनोटाइप कैपिटल पी स्मॉल पी। हम इनका सेल्फ क्रॉस करवाते हैं तो ये इस तरीके से बनेगा कैपिटल पी स्मॉल पी, तो 3 पर्पल आएंगे, 1 व्हाइट आएगा, तो 3:1। और अगर आप जीनोटाइप देखें तो 1:2:1। 1 है कैपिटल पी, 2 है कैपिटल पी स्मॉल पी, और 1 है स्मॉल पी। तो फिनोटिपिक रेशियो 3:1 है और जीनोटाइपिक 1:2:1। अब आप लोगों के लिए कई तरह के ट्रिकी क्वेश्चन बन सकते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में डोमिनेंट कैरेक्टर कितने परसेंट होता है? 75, ये 3 में आता है। और जो ड्वार्फ कैरेक्टर है या रिसेसिव कैरेक्टर कितने परसेंट होता है? 25%, यानी कि 1 की रेशियो में। जीनोटिपिकली 1:1 का मतलब है 25, 50 और 25। तो आपसे पूछा जा सकता है होमोजाइगस डोमिनेंट कितने परसेंट होता है? 25। होमोजाइगस रिसेसिव कितने परसेंट होता है? 25।
और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कितने परसेंट होता है, फिर ये 50% होता है। तो 25 25 और 50, तो ये इस लिहाज से। अब हम ये हमने दो कैरेक्टर देख लिए, एक प्लांट की हाइट और एक फ्लावर का कलर। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे तीसरे नंबर पे, ये हमारे पास सीड कलर है येलो ग्रीन, तो येलो और ग्रीन का क्रॉस करवाएंगे तो आपके पास F1 जनरेशन सारी की सारी येलो है। और अगर हम F1 का सेल्फ क्रॉस करवा देंगे तो F2 में 3 येलो है और एक ग्रीन है। सेम रूल यहां पर भी अप्लाई हो रहा है। इसके बाद फ्लावर की पोजीशन अगर हम देखें, ये सॉरी फ्लावर कलर हमारे पास अगेन आ गया। तो ये हम हर कैरेक्टर के लिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को अलग अलग बनाकर देख सकते हैं। और अगर आप इसको पुनेट स्क्वायर में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं F1 सेल्फ क्रॉस को, तो कैपिटल टी स्मॉल टी एक तरफ, कैपिटल टी स्मॉल टी दूसरी तरफ, और ये हमारे पास इसकी प्रोडक्ट्स आ रही हैं और इसको हम यहां पर अंदर इस तरीके से मेंशन कर रहे हैं। इसके बाद आ जाता है आज के मॉडर्न डे में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। मॉडर्न डे में यूं है कि हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं, डीएनए है और मियोसिस का प्रोसेस में गैमीट बनते हैं। तो हमारे पास हम कह लेते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है, यहां पर हम बना लेते हैं एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है और उसके पास 2 क्रोमोसोम हैं। ये उसके पास एक पेरेंट से है, ये उसका जो पार्टनर है ये उसके पास दूसरे पेरेंट से है। अगर इस क्रोमोसोम पेयर ने आगे सेग्रीगेट होना है तो किस तरीके से होना है, सबसे पहले इसने गुजरना है इंटरफेज में से। इंटरफेज में आपको पता है क्रोमोसोम डबलिंग होती है, तो क्रोमोसोम डबलिंग के नतीजे में क्या होगा, ये क्रोमोसोम अपनी कॉपी बना लेगा और ये वाला क्रोमोसोम अपनी कॉपी बना लेगा, मौजूद एक ही सेल में होंगे। इसके बाद होगी मियोसिस 1। जब मियोसिस 1 होगी तो मियोसिस 1 के नतीजे में ये पूरा एक पेयर एक साइड पे चला जाएगा और ये पूरा एक पेयर दूसरी साइड पे आ जाएगा। जब मियोसिस 2 होगी तो इससे 2 गैमीट बनेंगे, एक के पास ये क्रोमोसोम चला गया, एक के पास ये चला गया। और इसके जब 2 गैमीट बनेंगे तो एक के पास ये चला गया और एक के पास ये चला गया। तो असल में ये वाला फार्मूला चल रहा होता है, यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो अब अगर मैं इसको किसी भी एक क्रॉस के मुताबिक नाम दे लेता हूं, हम इसे कह लेते हैं कैपिटल आर, इसे कह लेते हैं स्मॉल आर, तो ये हो गया कैपिटल आर, ये हो गया स्मॉल आर। ये गैमीट फॉर्मेशन के वक्त है। तो जब मियोसिस 1 होगी तो उसके नतीजे में हमारे पास ये दोनों कैपिटल आर एक साइड पे आ गए, दोनों स्मॉल आर एक साइड पर, और इस पेरेंट ने जितने भी गैमीट बना दिए, ये चूंकि हेट्रोजाइगस है, ये हमने हाइब्रिड पकड़ा ना, तो ये चूंकि हाइब्रिड है, F1 है कैपिटल आर स्मॉल आर वाला, तो इसके आधे गैमीट कैपिटल आर वाले बन रहे हैं और आधे बन रहे हैं स्मॉल आर। ये होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के जो एलील्स होती हैं वो एक दूसरे से आजादाना तौर पर अलग हो सकती हैं। तो मजीद अच्छे अंदाज में अगर करना चाहें तो एक ऑर्गेनिज्म इस तरीके का है, इंटरफेज में उसके पास चूंकि डबलिंग हो जाएगी तो वो इस तरीके का हो जाएगा। अब हमने इस चीज को लिखना नहीं होता लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, इसको स्किप कर देना होता है। तो मियोसिस 1 के बाद एक साइड पर ये चला जाएगा, एक साइड पर ये, और मियोसिस 2 के बाद एक साइड पर 2 गैमीट इस तरह के और 2 गैमीट इस तरह के। अब ये एक ही पेरेंट ने 4 गैमीट बनाए हैं, तो ये आपके पास हाइब्रिड है, हाइब्रिड को हम मोस्टली F1 कहते हैं ना, तो ये F1 के 4 गैमीट बन रहे हैं, आधे कैपिटल आर वाले आधे स्मॉल आर वाले। तो यही वजह है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आप आधे कैपिटल आर वाले और आधे स्मॉल आर वाले बनाते हैं, और दूसरे पेरेंट की तरफ से भी आधे कैपिटल आर और आधे स्मॉल आर। तो ये जिस तरह एक पेरेंट के 2 तरह के, ये जो हम एक साइड में लिखते हैं ना, ये नहीं लिखते कि 2 गैमीट बन रहे हैं, गैमीट तो हो सकता है हजारों लाखों बन जाएं, हम ये लिख रहे हैं कि 2 तरह के गैमीट बन रहे हैं। तो ये जब इस तरह आपस में आगे मिलेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर बनेंगे। तो सिग्निफिकेंस क्या है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, कि इस लॉ ने बताया कि किस वजह से कुछ कैरेक्टर्स एक जनरेशन में होते हैं, अगले में नहीं मिलते, उस अगली में फिर आ जाते हैं। जिस तरह राउंड और रिंकल का क्रॉस करवाया तो F1 में रिंकल नहीं आया लेकिन F2 में अगेन आ गया, तो उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट होता है डोमिनेंस का वो इसने एक्सप्लेन किया। फिर ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को डिसप्रूव कर दिया कि इस तरह का कुछ भी नहीं होता। इनहेरिटेंस पैटर्न की पहली साइंसी बुनियाद इसने रखी और इसके जरिए बहुत सारे सिंगल जीन ट्रेट्स को एक्सप्लेन करना आसान हो गया।
एक्सेप्शंस क्या है? सम टाइम क्लियर कट डोमिनेंस नहीं होती, तो रेड और व्हाइट के क्रॉस से जरूरी नहीं कि रेड ही आए, सम टाइम दरमियाना करेक्टर आ जाता है जिसे पिंक कहते हैं, वो एक नई एक्सेप्शन है, उसे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पढ़ेंगे। इसी तरह को डोमिनेंस एक नया करेक्टर ले आता है। फिर लीथल एलील्स होती हैं, कुछ एलील्स ऐसी होती हैं कि अगर वो हेट्रोजाइगस हो तो सर्वाइव नहीं करती, कुछ होमोजाइगस हो तो सर्वाइव नहीं करती। ये आप माइस के अंदर पढ़ेंगे, इसे हम एक्सटेंशंस टू मेंडेलियन जेनेटिक्स में एक्सप्लेन भी कर देंगे। फिर लिंकेज, ऐसी जीन्स जो सेम क्रोमोसोम पर हो, वो इतना ज्यादा तौर पर सेग्रीगेट भी नहीं होती और इतना ज्यादा तौर पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में भी नहीं जाती। फिर ऐसे करेक्टर जो एक जीन्स के जरिए कंट्रोल ही नहीं होते, बहुत सारी जीन्स मिलकर एक करेक्टर कंट्रोल कर रही हो, उसमें मामला पेचीदा हो जाते हैं। ये गलत नहीं होता, मामला कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, पेचीदा हो जाते हैं। तो समरी अगर हम देखें तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जरिए यह साबित करता है कि कैसे करेक्टर्स एक जनरेशन से अगली जनरेशन में शिफ्ट होते हैं और ब्लेंडिंग नहीं होती। ब्लेंडिंग का कॉन्सेप्ट गलत है। होता यह है कि एक ऑर्गेनिज्म के पास अगर दोनों लीव्स हैं, वो सेम है या डिफरेंट है, वो अलग हो जाती हैं और वो एक ही गेमीट में नहीं जाती, अलग अलग गेमीट्स में जाती हैं। जब अलग अलग गेमीट में जाती हैं तो जब आगे एक जाइगोट बन रहा होता है तो एक गेमीट एक पेरेंट से एक जीन की सिर्फ एक फॉर्म लेकर पहुंचता है और दूसरा गेमीट दूसरे पेरेंट से दूसरी फॉर्म लेकर आता है। और एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हर कैरेक्टर के लिए एक फॉर्म फादर से आती है और एक फॉर्म मदर से आती है। आपने अक्सर सुना होगा कि इस बच्चे का नाक बाप जैसा है, लेकिन उसका यह मतलब नहीं होता कि नाक की शेप डिसाइड करने वाली जीन पूरी की पूरी फादर से आई है। उसका मतलब यह है कि दोनों तरफ से पार्टनर्स आए, दोनों तरफ से एलील्स आई, लेकिन एक ने दूसरी को डोमिनेट किया, एक कैरेक्टर ने दूसरे को मास्क कर लिया। दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उम्मीद है इसे आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।